हे गाइस, वेलकम टू केमो हब चैनल। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी एक लेक्चर चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उस लेक्चर में गाइस हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है गाइस, वो सब हमने स्टडी किया। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और फर्स्ट लेक्चर को देखिए। गाइस, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है गाइस। इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले गाइस। सो चलो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शंस को गाइस मैं शॉर्ट में ROR लिख रहा हूँ। सो आज हम लोग फैक्टर्स देखने वाले, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस पे अफेक्ट करते हैं। तो गाइस पहला फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है गाइस? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है गाइस? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट्स का क्या क्या नेचर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस पे अफेक्ट होगा। तो गाइस इसमें हम लोग देखते हैं, सपोज अगर हमारे पास आयोनिक रिएक्टेंट है। क्या है गाइस? हमारे पास आयोनिक रिएक्टेंट है। अभी आयोनिक रिएक्टेंट्स में जैसे मैं अगर एग्जांपल में कंसीडर करूं तो सपोज मैंने NaCl का AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे गाइस? AgCl मिलेगा। उसकी वाइट प्रेसिपिटेट होगी जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एंड देन मेरे पास क्या रहेगा गाइस? NaNO3, ओके, सोडियम नाइट्रेट। तो गाइज ये रिएक्शन बेसिकली क्या है? यहाँ पे जो मेरे दोनों रिएक्टेंट है NaCl और AgNO3, दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या है गाइज? यहाँ पे आयोनिक है। आयोनिक मतलब ये आयंस के फॉर्म में, इन दोनों के बीच में क्या रहता है गाइज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहता है, जिसकी वजह से ये इजीली रिएक्ट करते हैं और तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो अगर मेरे पास आयोनिक रिएक्टेंट है तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है गाइज? फास्ट होता है। अगर वही सेम चीज़ में कंपेयर करूँ, मेरे पास अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट है, कैसे रिएक्टेंट है गाइस? कोवैलेंट रिएक्टेंट। कोवैलेंट रिएक्टेंट जैसे कि मैंने NO2 लिया, अपना सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 लिया, मेरे को क्या दे रहा है प्रोडक्ट? 2NH3। अब यहाँ पे जो मेरे रिएक्टेंट है ये क्या है? बेसिकली कोवैलेंट इन नेचर है। मतलब यहाँ पे Na के बीच में क्या है? बॉन्ड है HH में। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा गाइस? पहले यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले गाइस यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर NaH बॉन्ड का क्या होने वाला है गाइस? यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। इनिशियली पहले स्टेप में क्या होगा गाइस? हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि हमारा जो बॉन्ड ब्रेक से बॉन्ड फॉर्मेशन में जो टाइम लगेगा उसकी वजह से हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा गाइस? स्लो होगा। तो अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में गाइस बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास आयोनिक रिएक्टेंट है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। बट अगर मेरे पास कोवैलेंट रिएक्टेंट है गाइस तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है गाइस? स्लो होने वाला है। तो ये हमारा नेचर के बारे में बात हो गया। ऐसे ही मैं गाइस अगर और एक कंसीडर करूँ, सपोज मेरे पास एक होमोजीनियस रिएक्टेंट है। मेरे पास क्या है? होमोजीनियस रिएक्टेंट है। और मेरे पास गाइस क्या है? हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है। होमोजीनियस रिएक्टेंट है और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है। अब गाइस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? गाइस होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि मेरे रिएक्टेंट्स क्या है? सेम फेज में। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है रिएक्टेंट्स आर इन अ डिफरेंट फेज। अगर मेरे रिएक्टेंट होमोजीनियस है मतलब सेम फेज में, मतलब गैस का इंटरेक्शन गैस से होगा, लिक्विड का इंटरेक्शन लिक्विड से होगा। और अगर मैं हेट्रोजीनियस बोल रहा हूँ तो आप कंसिडर कर सकते हो गैस का इंटरेक्शन लिक्विड से होने वाला है, मतलब डिफरेंट फेज में इंटरेक्शन होगा। अगर सेम फेज में इंटरेक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी गाइस? ज़्यादा होगी। और अगर डिफरेंट फेज में इंटरेक्शन होने वाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन गाइस क्या होने वाली है? वहां पे स्लो होगी। तो होमोजीनियस रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन गाइस फास्ट होगी और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी गाइस वो क्या होने वाली है? स्लो होने वाली है। इसके अलावा अगर गाइस मैं और बात करूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है गाइस? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब मेरा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी मेरी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होने वाला है। गाइज इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। मैं ये आपको ये जो पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, इसके एक आपको डिस्कस करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। गाइज एग्जांपल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे, मैंने एसिटिक एसिड लिया। क्या लिया गाइज? मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड लिया। अभी एसिटिक एसिड ब्रेक होके क्या देने वाला है मुझे गाइज? ये देने वाला है एसिडेट आयंस देगा प्लस H+ देगा। एंड मैंने क्या ले लिया गाइस? फॉर्मिक एसिड ले लिया। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे ये हमें जो क्या देने वाला है? H+ CO-
ये 2 है एंड देन H+। सो गाइज यहाँ पे देखोगे कि ये मेरे पास ये एक आयंस यहाँ ये फर्स्ट वाले में ये आयंस बन रहा है और सेकेंड वाले में ये एसीटेट आयंस बन रहा है और यहाँ पे फॉर्मेट आयन बन रहा है। तो गाइज ये जो आयन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी इस पर निगेटिव चार्ज है, बट ये CH3 का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से इस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी उसकी वजह से ये जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या होने वाला है, अनस्टेबल होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या है आपका अनस्टेबल है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है कंपेयर टू दिस। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन करूँ, सपोज ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड में होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। क्यों गाइज, ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि सेकंड वाले में जो सेकंड में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो इसीलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन गाइज उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोग ने बात किया। अभी हम लोग सेकेंड फैक्टर्स के बारे में गाइज बात करते। पहला फैक्टर्स गाइज हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग ने 2-3 डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस किया। अभी सेकेंड अगर गाइज मैं बात करूँ तो फिजिकल स्टेट, क्या बात करूं मैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या होने वाला है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है गाइस, या तो मेरा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होगा, या तो मेरा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में होगा, या तो मेरा रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा। अब गाइस अगर मैं गैसियस स्टेट में मेरा रिएक्टेंट है, गैसियस स्टेट का मतलब क्या गाइस, कि मेरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये क्या है, ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो ज़्यादा मोशंस में होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन होने मतलब कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप सॉलिड के बारे में बात करोगे तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ गाइस, तो मेरा जो गैसियस, अगर मेरे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो वहाँ पे मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। और अगर मेरा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन गाइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। गाइज ये अंडरस्टैंड हो रहा है आपको, ये मतलब पूरा विजुअलाइज हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी रैंडम मोशन में, और अगर वो ऑलरेडी रैंडम मोशन में है तो वहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। ओके गाइज, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा फिजिकल स्टेट के बारे में हो गया। अगर अब मैं नेक्स्ट कंसिडर करूँ गाइज, तो नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा मेरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होने वाला है गाइस, रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होने वाला है गाइस। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में अगर गाइस बात करूँ तो क्या होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी इसको हम लोग डिस्कस कर देगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये बेसिकली उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो कि फोटोकेमिकल है। क्या है वो रिएक्शन जो क्या है, फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल है या फिर आप बोल सकते हो गाइस फोटो सेंसिटिव हैं। क्या है, फोटो सेंसिटिव हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। गाइस H2 + Cl2 लिया, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कैसे होती है, ये Hµ के प्रेजेंस में होती है। ये Hµ क्या है, ये फोटोन की एनर्जी है गाइस। ये क्या है, फोटोन की एनर्जी। और ये रिएक्शन है, इसका जो मैकेनिज्म भी है वो भी गाइस आपको आई थिंक पता है क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो जैसे ही मैंने इसकी इंटेंसिटी बनाई, ये क्या, ये जो मेरा फोटोन है, जैसे ही मैंने ये लाइट की क्या बनाई, इंटेंसिटी बढ़ाई। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ गाइस, जैसे कि आप घर में बल्ब यूज़ करते हो, अगर 60 वाट का बल्ब है आप उसको रिप्लेस करोगे 100 वाट के साथ, तो क्या होगा, आपके जो आप खुद ही फील करोगे कि ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसको फिजिक्स के टर्म में बोलो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन बॉन्ड है इसका होमोलिसिस होता है। जैसे ही इस फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये होमोलिसिस प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इस रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ जाएगी। ओके गाइज, यहाँ पे तो मैंने आपको ये एग्जांपल लिया, आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो गाइस, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो कि फोटोकेमिकल है। तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई वैसे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन गाइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ओके गाइस, ये फैक्टर्स क्लियर हुआ। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, कैटलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट गाइस आपको पता है कि कैटलिस्ट का रोल क्या है। कैटलिस्ट बेसिकली हम लोग डालते इसीलिए हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। बट बेसिकली कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट का रोल होता है गाइस कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, या फिर आप बोल सकते हो उसको लोअर डाउन करता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है गाइस, ये एक नया टर्म आ गया। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल्स में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ, सपोज ये मैं ग्राफ के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एनर्जी का ग्राफ है। सपोज ये मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये मेरे पास प्रोडक्ट की एनर्जी है। ओके, अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट से फॉर्मेशन होने के, प्रोडक्ट में जाने के लिए ये एक स्टेट से गुजरता है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है। जैसे ही रिएक्टेंट ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है, इसको ट्रांजिशन बैरियर बोलते हैं, मतलब ये इसका पीक पॉइंट है। जैसे ही रिएक्टेंट इस पीक पॉइंट में बनता है, फटाक से वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो यही जो यहाँ रिएक्टेंट को इस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है गाइज, उसी एनर्जी को गाइज हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए, रिएक्टेंट स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी गाइस। और कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ये विदाउट कैटलिस्ट था और ये कैटलिस्ट के डालने के बाद हुआ। कैटलिस्ट क्या किया, इस एनर्जी बैरियर को ही क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो लोअर डाउन कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया गाइज, हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो गया। एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गाइज। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड और O2। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ये बैलेंस रिएक्शन है। जितना ज़्यादा NO का कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। और NO यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। तो जितना ज़्यादा इस कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कैटलिस्ट का रोल हो गया। अभी हम लोग गाइस नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है नेक्स्ट फैक्टर गाइस, दैट इज टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर और लास्ट वन रहेगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। गाइस ये टेम्परेचर और ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमें यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट आगे के लेक्चर्स में पूरा हमें केमिकल काइनेटिक्स में इन्हीं के बारे में बात करना है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइज हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं जर्नली बात करूँ गाइस, तो जर्नली ये ऑब्जर्व किया गया है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसके n नंबर ऑफ रीजंस है, जैसे कि कोलिजन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारे रीज़न है। बट ये आप जनरली बोल सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो 2 टाइम है और ये 3 टाइम है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब वो कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। ओके, नॉर्मली ये देखा गया है कि 10 डिग्री राइज से 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। ओके, अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में एक अरेनियस इक्वेशन पढ़ने वाले। वो इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A डॉट ई रेस टू माइनस EA अपॉन RT। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो रेट कांस्टेंट, इसको K को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी भी टर्म्स है। ओके गाइस, तो
ये आगे जो ये है अरेनियस इक्वेशन है, इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मैं नॉर्मली बोलूँ टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है गाइस, बढ़ता है। और ये देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स बढ़ती है। ओके गाइस, ये हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। नाउ हम लोग लास्ट वन जाते हैं गाइस, कॉन्सेंट्रेशंस का क्या रोल है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गाइस, आगे के पूरे चैप्टर्स में हम लोग को उसी के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ओके गाइस, नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने से कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज होता है। सो गाइज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट रोल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गाइज रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। उस रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और कभी भी ऐसा होता है कि कभी एक रिएक्टेंट्स को आपने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गई, सेकंड वाला रिएक्टेंट्स को बढ़ाया तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग जब रेट लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंजेस भी नहीं हो सकता है गाइस। तो वो आगे के लेक्चर्स में जब हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके हेल्प से हम लोग ये समझेंगे कि कौन से रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है। सो गाइज आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना। आज के लेक्चर्स में हम लोग ने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर गाइज आपको ये लेक्चर्स पसंद आया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।